वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपको क्वेरी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ। अब आपको बताना है मोटिवेशन आपको कौन से फंक्शन का एलिमेंट लगता है। प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन या फिर कोऑर्डिनेशन फंक्शन, बताइए। इनमें से किस एलिमेंट में आपको लगता है कि मोटिवेशन फैक्टर आ रहा है? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर आपका? देखिए आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग में क्या होता है, वो आपको गाइड करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कौन सा काम कैसे करना है, साथ ही साथ मोटिवेट भी करते हैं। अगर आप कहीं भी आपको लो फील होता है कि हाँ ये काम हम नहीं कर पाएंगे, किस तरह करना है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टर जो होते हैं वो जो जिसका काम होता है आपको डायरेक्ट करना, जो भी आपका सुपरवाइजर है वो आपको मोटिवेट भी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ। इफेक्टिव सुपरविजन में कौन सी एक्टिविटी जो एक्टिविटी है वो किस में आएगी? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, स्टाफिंग, डायरेक्शन फंक्शन या फिर कंट्रोल फंक्शन, बताइए। सुपरविजन किसके अंदर होगा? कहाँ होगा हमारा सुपरविजन इफेक्टिव? वो होगा हमारा डायरेक्शन में। डायरेक्शन में सुपरविजन किया जाएगा। सेम वही है, आपको मोटिवेट कैसे करेंगे, पहले ये देखेंगे कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज किया जाएगा। कोई कमी होती है या फिर आप कहीं भी लो फील करते हैं सेम, तो आपको वहां पर डायरेक्शन दिया जाएगा आपको मोटिवेट करने के तरीके से, जिससे कि आप खुद से वो काम करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज एन एक्टिविटी विच फॉल्स अंडर। बताइए, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो होते हैं उनका एग्जामिनेशन करना हमारे किस में आएगा? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोल? देखिए एक बार क्वेश्चन और आंसर करिए। देखिए आप किसी भी एक्शन को एग्जामिन कर रहे हैं तो इट मीन्स आपने क्या किया है, यहाँ पर हम पहले से प्लानिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में भी यही होता है कि पहले आप जो भी एक्शन हो चुके हैं उनको आप एग्जामिन करते हो और उसके बेसिस पर प्लान करके चलते हो कि फ्यूचर में आपको ये काम इस तरह करना है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया? आपका प्लानिंग फंक्शन का। ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेज स्ट्रेस ऑन टीम वर्क एंड यूनिटी अमंग पर्सोनेल? इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, एस्पिरिट द कॉर्प्स? बताइए। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एस्पिरिट द कॉर्प्स में ये सब बताया जाता है आपको टीम वर्क के बारे में, यूनिटी के बारे में, जिससे कि सब लोग मिल के काम करें, जिससे कि जो भी और फर्म के या फिर इंडिविजुअली जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक साथ अचीव किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कोई भी काम साथ में मिलकर किया जाएगा तो वो जल्दी और इफेक्टिव तरीके से होगा, जिससे उनके फर्म के और साथ ही साथ उन इंडिविजुअल उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट देखिए, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब स्मोकिंग नहीं होगी फैक्ट्री में, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये वहाँ की पॉलिसी है, रूल है, प्रोसीजर है, स्ट्रेटेजी है? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा रूल। पॉलिसी का तो मतलब ये हो गया कोई भी काम है आपने ये इस तरह नहीं किया तो आपको इतना परसेंट आपको कट कर दिया जाएगा सैलरी, या फिर आपको इतना पेमेंट करना होगा, इतना आपके पास पेनल्टी है, ये आपका पॉलिसी कहलाता है। प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का तरीका। यहाँ पर आपको स्मोकिंग करने का तरीका नहीं बताया जा रहा कि आप स्मोकिंग इस तरह कर सकते हो तो अलाउ है। ठीक है, वो प्रोसीजर हो जाता। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी अगेंस्ट हम किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो हम
चीज या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी का कही जाती है। यहाँ पर हम कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ओके, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल या फिर कमिटी? बताइए इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक लगती है आपको ऑर्गेनाइजेशन? क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि कमिटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक में वही होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कि साथ में मिलकर काम करेंगे। और कमेटी में भी जो वर्कर्स काम करते हैं वो एक दूसरे के व्यूज सुनते हैं, एक दूसरे के जो भी उनको लगता है कि किसी के पास कोई आइडिया है उसको वो फॉलो करते हैं सब लोग मिलकर, तो वो हमारे कमेटी के अंदर आता है। इसलिए ये मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाइल डेलीगेटिंग अ सुपीरियर डेलीगेट्स, डेलीगेटिंग के समय एक सुपीरियर डेलीगेट करता है केवल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अकाउंटेबिलिटी। देखिए ये क्वेश्चन आंसर करने करिए, इसके साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है, एक एक लाइन में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। बताइए क्या होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में अंतर? देखिए मैं आंसर बता देती हूँ, इसमें अथॉरिटी तो है, डेलीगेट की जा रही है सुपीरियर को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सुपीरियर जब भी कोई काम की बोलता है किसी को, तो उसको अथॉरिटी है वो काम करवाने की और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम उसी को फिनिश करना है, लेकिन उसकी जवाबदेही उसमें नहीं होती। अब क्यों नहीं होती है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज करती है सुपीरियर की इंपॉर्टेंस को, डिक्रीज करती है उनकी इंपॉर्टेंस को, इंक्रीज करती है सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को, या फिर डिक्रीज करती है सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को? बताइए डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? एक बार क्वेश्चन देखिए फिर आंसर करिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी काम है उसकी सेंटर ब्रांच जो है वहां पे सारी, जैसे कि ये सेंटर ब्रांच है, ये इसकी सब ब्रांच है। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस इन ब्रांचेस के द्वारा लिया जाएगा वो इनके द्वारा दिया जाएगा, यानी कि खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जो ये ब्रांच बोलेगी वो इनको कम्युनिकेट किया जाएगा और ये वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। सारी पावर किनके हाथ में होती है? सेंट्रल के हाथ में। इसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। ओके, लेकिन यहाँ बात है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो समझिए डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है, ब्रांच एक हेड ऑफिस है और ये उसकी ब्रांच है। ठीक है, तो हेड ऑफिस इन सब ब्रांचेस जो हैं इनको ये पावर देती है कि खुद से डिसीजन ले पाए। यहाँ पर जो पावर होती है वो इन ब्रांचेस के हाथ में भी दे दी जाती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या है, कम कर दिया है ब्रांच हेड डिपार्टमेंट ने, अब इन ब्रांचेस को दे दी है। तो ये खुद से कुछ चीज़ों में डिसीजन ले सकते हैं। इन्हें हर चीज़ ब्रांच से जो सॉरी हर चीज़ हेड से पूछने की जरूरत नहीं है। हेड जो इनकी ब्रांच है वहां से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इससे क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन में, सुपीरियर की इंपॉर्टेंस घटी, बढ़ी, सबॉर्डिनेट की घटी या बढ़ी? बताइए क्या हो गया। देखिए सुपीरियर ने तो डिस्ट्रीब्यूट ही किया है, तो इससे इनकी इंपॉर्टेंस घटने बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। और हम पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में क्या निकलेगा कि सबॉर्डिनेट की बढ़ गई। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ सुपीरियर की घट गई।
लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन में हमें दे रखा है पॉजिटिव, तो हम उसी पे जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी द मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट ऑन हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अथॉरिटी डेलीगेट करते समय मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी इसी को करनी है। फिर जो अपना काम चाहे दूसरों को बांट दे, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी के ऊपर रहेंगी। इसी से ही जो हेड होगा वो पूछेगा सारे काम के लिए। ठीक है, ये फिर अपना काम किसी से भी करवाए, किसी को भी अथॉरिटी दे दे काम करने की, रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एन अनसेटिस्फाइड नीड इज अ मोटिवेटर ऑफ बिहेवियर, अ सेटिस्फाइड नीड इज अ मोटिवेटर ऑफ बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, आपने नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी मैस्लो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपको इनके स्टेप्स भी पता होने चाहिए। नीड हायरार्की थ्योरी में 5 कौन सी नीड्स इन्होंने दी हैं। अगर आपको सीरियल वाइज पता है तो बताइए, और ये आपको सीरियल वाइज ही याद करनी है। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो अनसेटिस्फाइड नीड होती है वो हमारा मोटिवेटर होती है बिहेवियर का। यानी कि इसमें क्या होता है, एक आपकी नीड पूरी हो गई, फिर आप दूसरी नीड पर जाओगे, फिर दूसरी के बाद आप तीसरी पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी एक नीड पूरी हो गई आप वहां पे सेटिस्फाई हो गए, ऐसा नहीं है। आप तब भी अनसेटिस्फाई हो, फिर आपका मोटिवेटर फैक्टर क्या रहेगा, सेकंड नीड पे जाना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड फोर्थ के बाद फिफ्थ वाली नीड जो होती है वहां पर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। ठीक है, फोर्थ पे ही लेकिन हर इंसान ये सोच के चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको पहले जरूरत थी एक साइकिल की। ठीक है, आपको साइकिल मिल गई, उसके बाद आपको जरूरत, अब आपने सोचा अरे साइकिल है, अब मुझे एक्टिवा मिल जाए या बाइक मिल जाए। आपने बाइक या एक्टिवा परचेस कर ली, आपने कुछ सालों से चलाया, फिर आपने को लगा यार अब तो कार होनी चाहिए मेरे पास, आपने कार परचेस कर ली। ठीक है, और कार में भी फिर आप डिफरेंट मॉडल के पास जाओगे कि हाँ मैंने ये मॉडल चला लिया, पुराना हो गया, मुझे इस मॉडल पर जाना है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो सेटिस्फाई लेवल है वो कभी, आपका जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो हमेशा अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा, और वो आपको मोटिवेट करेगा दूसरी नीड पे जाने के लिए। ठीक है, तो यही हमें बताता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नीड हायरार्की थ्योरी को 5 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। देखिए अभी मैंने आपको कहा था आपको सीरियल वाइज याद होना चाहिए, देखिए यहाँ पर पूछ लिया, अब आपको यहाँ पे सीरियल वाइज ही लगाना है। देखो ऑप्शंस में दे रखा है, यहाँ पे मैंने दे रखा है सेफ्टी नीड, सेकंड पे एस्टीम नीड, फिर सोशल, फिर साइकोलॉजिकल, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको इसमें बताना है क्या स्टेप रहेंगे, आंसर करिए। करें, देखिए सबसे पहले आती है हमारी बेसिक नीड, जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आ गया 4, ये कट गया, ये कट गया। अब ये हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ओके, सेकंड पर आते हैं। सेकंड है हमारा सेफ्टी नीड। अब आपको सेफ्टी मिल गई। ठीक है, सेफ्टी के बाद अब आप थोड़ा और ऊपर जाओगे सोशल नीड पर, सोशल नीड भी आपकी पूरी हो गई। सोशल नीड के बाद जाओगे आप अब एस्टीम नीड पर, अब आपके पास क्या आ गई, एस्टीम नीड। फिर उसके बाद जाओगे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। ठीक है, तो क्या हो गया, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्लियर है, अगर ये याद नहीं है तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अपने बुक में लिख लीजिए, नोटबुक में। देखिए, द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। किसने दी है बताइए, मैस्लो, ब्रूम, हर्ट्सबर्ग, मैकग्रेगर। और इन जो अदर नेम्स हैं उनकी थ्योरी अपनी जो कमेंट सेक्शन में लिखिए इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि ये सारे ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो एक इसका आंसर है, बाकी जो रिमेनिंग है उनकी थ्योरीज आप दीजिए कि इन्होंने कौन सी दी। क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा मैस्लो।
व्रूम बताइए, विक्टर व्रूम ने कौन सी थ्योरी दी है, हर्ट्जबर्ग एंड मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी है। ये चारों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब की थ्योरी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इनकी कौन कौन सी थ्योरी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर। अब यूनिटी ऑफ कमांड जो है वायलेटेड होती है किसके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर, सी। क्योंकि देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, जो टॉप लेवल होता है वो कमांड करता है अपने से नीचे को, यानी कि टॉप लेवल करेगा मिडिल मैन को, मिडिल लेवल करेगा लोअर लेवल को। तो ये लाइन एंड स्टाफ में फॉलो हो सकता है, लेकिन फंक्शनल में नहीं, क्योंकि फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, वो अपने अपने फंक्शंस करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी सुपीरियर या कोई भी लोअर नहीं होता, वहाँ पे एक लेवल पे सब अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेटेड हो जाता है रूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है बजट का। प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा। देखिए यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्लानिंग भी मेन है, कंट्रोल भी एंड कोऑर्डिनेशन भी। क्यों, क्योंकि बजट के अंदर हम बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं, कितना हमारे पास फंड है, कहाँ कहाँ से रेस करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, ये आप प्लानिंग करके चलेंगे। कंट्रोल भी करके चलेंगे कि अरे नहीं हमारे पास फंड कम है, हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो कहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च करना है या कहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ हम अभी खर्च ना करें तो हमारा काम चल सकता है, तो कंट्रोल भी हो गया। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आपको ये देखना है कि किस एक्टिविटी में हम थोड़ा कमी कर सकते हैं और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हम कमी नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हम कमी कर सकते हैं उसमें हम अपने फंड को थोड़ा कम रखेंगे, और जहाँ कमी नहीं कर सकते वहाँ हम अपना फंड प्रॉपर रखेंगे। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन किया आपने सारी चीज़ों में। तो इसलिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेलीगेशन इज मोर ऑफन। अब डेलीगेशन हमारा किस तरह होता है, अपवर्ड, साइडवर्ड, डाउनवर्ड, नन ऑफ दीज। सिंपल है, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि आप जब किसी को अथॉरिटी को ये देंगे काम करने की, आप अपने से ऊपर वाले को कुछ काम करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं। बराबर वाले को बोल सकते हैं, नहीं। सिर्फ आप नीचे वाले को अथॉरिटी दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं कोई भी चीज़, फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी हो या अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेलीगेशन हमेशा डाउनवर्ड चलता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैन बी। अब कम्युनिकेशन हो सकती है किस तरह, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, ऑल ऑफ दिस, बताइए। सोच समझ के आंसर करिएगा। क्या हो सकता है आंसर, टी। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज है, आप टॉप लेवल से भी कर सकते हैं, अपने सेम लेवल से भी कर सकते हैं, लोअर से भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोअर को डायरेक्ट टॉप तक पहुंचानी होती हैं, तो वो डायरेक्ट भी बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले उसे मिडिल मैन के पास जाना है देन मिडिल मैन कन्वे करेगा जो भी बात है, ऐसा नहीं है। कोई भी लेवल किसी से भी बात कर सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है एंड साइडवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि उसके यहाँ कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, डाउनवर्ड है, टॉप वर्ड है, या फिर स्लाइड वर्ड है, साइड वर्ड जो होता है वो है, कौन सा है। वैसे अगर किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, बिजनेस अपना अच्छे से रन करना है, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। यानी कि अगर छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी अगर टॉप डिपार्टमेंट तक बात कर सकता है बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी लेवल की हेल्प के, तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कंपनी में जो
छोटे लोगों को, जो छोटे डिपार्टमेंट या हम कह सकते हैं लोअर लेवल के लोग होते हैं, उनको कन्वे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिर चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जो मिडिल मैन जो होते हैं वो अपने लोअर लेवल की बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के होना चाहिए। सोशल गैदरिंग हो सकती है या फिर कुछ इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं कंपनी में, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज टॉप के हों, मिडिल के हों या लोअर के हों, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ किसी इवेंट में, जिससे कि सब लोगों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और वो जो भी कंपनी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ या उनके जो व्यूज हैं उनको शेयर कर पाएँ। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द इफेक्ट ऑफ lessening the burden on top executive, increase the burden on top executive, does not affect the burden on top executive and none of the above। बताइए बताइए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का इफेक्ट डालता है। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए, लेसनिंग द बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरह का साइज में होती है, छोटे में, डज नॉट अफेक्ट साइज, लार्जर या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर। ये लार्ज में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि छोटे में किसी भी चीज़ को डेलीगेट करना जरूरी नहीं है, काम भी कम होता है। अगर कम एम्प्लॉय है तो यानी काम कम है, और अगर ज़्यादा काम है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी किसी को काम करने की। ओके, तो ये लार्ज कंपनी में ही हो सकता है। नेक्स्ट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इम्प्लाइज डेलीगेशन ऑफ ओनली अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन ऑप्शन हैं यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, अगर यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जा रही है तो इट मीन्स डेलीगेशन ऑफ बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल फंक्शन इज टू पनिश द डिफॉल्टर, वॉच द डिफॉल्टर, टेक रिमीडियल एक्शन एंड नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा। कंट्रोल फंक्शन का मेन मकसद होता है कि अगर कोई भी काम गलत तरीके से हो रहा है तो उसको उसी टाइम हम उसको ठीक कर पाएं, यानी कि रिमीडियल एक्शन ले पाएं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेक रिमीडियल एक्शंस। इसलिए कंट्रोलिंग की जाती है कि अगर कोई भी काम गड़बड़ हो रहा है या फिर जो भी हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, उसका आउटपुट नहीं निकल पाएगा, तो हम उसको कंट्रोल कर लें तभी, जिससे कि वहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएँ। इसलिए रिमीडियल एक्शंस इसका मेन पर्पस होता है। ओके, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। तो होप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है या फिर आपको ये नहीं पता कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, जैसा भी आपको आता हो, जो भी आपने इसका मीनिंग समझा हो, कमेंट सेक्शन में बताना। आपका गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।